शिवराज विजय के प्रथम विराम का प्रथम निश्वास हमने उसके संपूर्ण गद्यांशों का अध्ययन कर लिया है। उसके साथ हमने कुछ गद्यांशों के प्रश्नोत्तर भी हल किए हैं और इस तरह से हमने अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लिया है। अब एक बार हम उसका सारांश भी समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है प्रथम निश्वास का सार अपनी भाषा में लिखिए। तो हम चूँकि पढ़ चुके हैं और आपने भी अध्ययन किया है, फिर भी एक बार हम उसके सार को समझ लेते हैं कि शिवराज विजय 19वीं शताब्दी का उपन्यास है। इसके लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास और इन्होंने शिवाजी और औरंगजेब और अर्थात मुगलों से भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए जो शिवाजी का प्रयास था, उनके सैनिकों की सहायता थी, उसको आधार बनाकर उन्होंने इस उपन्यास की रचना की है। और उन्हें पंडित अंबिका दत्त व्यास को इस ऐतिहासिक उपन्यास को लिखने का सर्वप्रथम गौरव भी प्राप्त है। इसका जो प्रथम विराम का प्रथम निश्वास है, उसकी कथा हम समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो इसमें मंगलाचरण किया गया है और उसके बाद में सूर्य की स्तुति करते हुए कुछ विशेषणों का प्रयोग किया गया है और उस सूर्य का वंदन करते हुए एक ब्रह्मचारी युवक अपनी पर्णकुटी से निकलता है और देखता है कि बहुत दिन हो गया है। उसे बहुत पछतावा होता है कि मैं बहुत देर तक सोता रहा, मुझे तो गुरु जी की सेवा में जाना था, उनके लिए संध्या वंदन की आवश्यक सामग्री एकत्र करनी थी। और वो तुरंत उसी समय फूल एकत्रित करने लगता है। तभी उसका सहपाठी आकर उसे रोक देता है कि तुम रहने दो, कि तुम देर तक सो रहे थे, इसलिए मैंने गुरुजी का सारा कार्य कर दिया है। और वो कहता है कि तुम देर तक इसलिए सोते रहे कि तुम रात के 3 प्रहर तक कन्या की सेवा कर रहे थे। अब ये कन्या कौन है, इसका वर्णन आगे आता है। फिर वो जो दोनों जब वार्तालाप करते हैं, तभी उन्हें सामने के पर्वत से एक महामुनि उतरते हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत लंबी समाधि के बाद उठे थे। वो समाधि में कब बैठे थे, वो कहाँ से आए थे और वो कौन थे, उसके विषय में ग्रामवासी कोई भी नहीं जानते थे। कोई उन्हें कपिल मुनि, कोई लोमश मुनि, कोई जैगिशव्य मुनि, कोई मार्कंडेय मुनि इस नाम से जानते थे। जब वो उतर कर आते हैं तो ये उन्हें प्रणाम करते हैं दोनों, और ये गौरवटु और शामवटु हैं, दोनों प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ उनका उचित अतिथि सत्कार होता है। उनके गुरुजी भी जो हैं आश्रम में, उनका उचित अभिनंदन करते हैं। उसके बाद में जब आपस में वो वार्तालाप करते हैं, तभी उन महामुनि को जो समाधि से उठकर आए थे, उन्हें किसी कन्या के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो गुरुजी से पूछते हैं कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आ रही है, बहुत से प्रश्न करते हैं। तब गुरुजी उन्हें बताते हैं कि ये कन्या इसका किसी ने, यवन युवक ने अपहरण कर लिया था और ये किसी तरह से हमारे आश्रम में पहुंच गई है और यहीं पास में किसी गांव में रहने वाले ब्राह्मण की पुत्री है। ये सुनकर समाधि से जो मुनि उठे थे, वो कहते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में इस तरह का दुराचार कैसे हो रहा है। ये सुनकर ब्रह्मचारियों के गुरुजी जो आश्रम में रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि विक्रमादित्य का राज्य समाप्त हुए 1700 वर्ष बीत चुके हैं, अब तो यवनों का शासन यहाँ पर चल रहा है और इसीलिए बहुत अधिक दुराचार हो रहा है। ये सुनकर जो महामुनि समाधि से उठे थे, वो आश्चर्य करते हैं कि इतना समय बीत गया और मुझे पता ही नहीं चला, तो ये कैसे हो रहा है, मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। तब गुरुजी बताते हैं कि इस समय यवन जो है वो वेदों को, धार्मिक ग्रंथों को नष्ट कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं, धन लूट रहे हैं, तुलसी के वनों को काट रहे हैं, बहुत तरह के दुराचार, अत्याचार हो रहे हैं। और अभी इस समय औरंगजेब का शासन चल रहा है यहाँ पर, लेकिन
सभी जगह उसने अपना आधिपत्य जमा लिया है, केवल दक्षिण देश तक वो नहीं पहुंच सका है। और इसलिए किस लिए नहीं पहुंच पाया? क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक पर्वत हैं और बहुत घने जंगल हैं, इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। और उसी दक्षिण देश के जो शासक हैं या जो वहाँ रह रहे हैं भारत की रक्षा करने के लिए, वो है शिवाजी, और वो अपनी सेना के साथ में वहाँ सिंहदुर्ग में निवास कर रहे हैं। ये गुरुजी बताते हैं। और ये सारी बात सुनने के बाद में गुरुजी पूछते हैं महामुनि से कि हम विजय प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, या शिवाजी विजय प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो महामुनि समझ जाते हैं कि ये जो आश्रम में रहने वाले तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, ये वास्तव में आश्रमवासी नहीं हैं, बल्कि ये तो शिवाजी के सहायक हैं और भारत को यवनों से मुक्त कराने के लिए, उनकी सहायता के लिए मुनि वेश धारण करके धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। तो महामुनि उन्हें कहते हैं कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि शिवाजी की जीत होगी, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छे सहायक हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। और इसके बाद में महामुनि पुनः समाधि के लिए पर्वत पर चले जाते हैं। एकांत हो जाने पर गुरुजी और गौर सिंह वार्तालाप करते हैं, तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक यवन युवक केले के पेड़ों के बीच में छिपा हुआ है और गौर सिंह उसे मारने के लिए जाता है। वहाँ पर यवन युवक कहता है कि मैं उस कन्या को लेने आया हूँ जिसका मैंने अपहरण किया था, वो मुझे सौंप दो, वरना तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर जो शामवटु है वो भी अपनी कुटिया से बाहर आता है। वो देखता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इस यवन युवक के लिए तो गौर सिंह ही पर्याप्त है, ये अकेला ही इससे युद्ध कर लेगा। और वो उस कन्या की रक्षा के लिए उस कुटिया के समीप खड़ा हो जाता है। गौर सिंह का और यवन युवक का युद्ध होता है और यवन युवक मारा जाता है। और अंत में उस यवन युवक के कपड़ों में से एक पत्र निकलता है। अब वो पत्र क्या है वो अगले निश्वास में आता है। तो ये सब कथा यहीं पर समाप्त होती है कि यवन युवक मर जाता है और उसके कपड़ों में से और एक गुप्त पत्र निकलता है। तो ये इसका प्रथम निश्वास का सार है जो परीक्षा में पूछा जाता है, और इसे अपनी भाषा में अच्छी तरह से याद भी करना है और इसे एक बार लिखना भी है।